बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मशक में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन अ मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। फोर्स मोशन में किस तरह की चेंजेस ला सकती है। नंबर 1 है, इसमें स्पीड को चेंज कर सकती है। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। मतलब अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, या अगर बॉडी मूव कर रही है स्पीड लगा के उसकी स्पीड को हम कम भी कर फोर्स लगा के उसकी स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं। उसको डिसेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन। मतलब हम बॉडी को एक्सेलरेट और डिसेलरेट करवा सकते हैं बाय फोर्स। ठीक है, उसकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं। चेंज इन डायरेक्शन, हम जारी बात है बॉडी अगर मूव करके बॉल इधर हमारे पास आ रहा है, हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में भी चेंज ला सकते हैं फोर्स से हम। चेंज इन शेप, फोर्स लगा के हम किसी बॉडी को तोड़ भी सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं उसकी। ठीक है। स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द मोशन, हम किसी बॉडी को रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल ही है, ये रेस्ट पे है, मैं फोर्स लगा के इसको मोशन में ला सकता हूँ। ये मोशन करती हुई पेंसिल को मैं रोक भी सकता हूँ आगे हाथ रख के। तो मतलब फोर्स से हम ये 4 तरह की चेंजेस मोशन में ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की 5 मिसालें दें। कांटेक्ट फोर्स वो होती है जिसमें दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगी। ठीक है। अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हम जमीन पे पाँव रखेंगे तो जमीन और पाँव का दो बॉडी का कांटेक्ट होगा तो लगेगी वो फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स है। तो एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी, कितनी देर तक वो इस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में उस वक्त तक मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। दिस इज बिकॉज इन फ्री स्पेस देयर इज नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस टू स्लो द ऑब्जेक्ट डाउन। अब देखें डेली लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ना, तो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्री स्पेस में तो फ्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगी। जब वहां फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट वो तो फिर फॉर एवर मूव करता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे फ्री स्पेस में वो फॉर एवर मूव करता रहेगा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएं, उसको स्टॉप करने की कोशिश करें तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन ओवर विच इट एक्ट। एक तो फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का ये प्रोडक्ट होता है, जिस टाइम में वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, इसको कहते हैं इम्पल्स। एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है ये। ठीक है। इसका यूनिट वही है जो मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। इम्पल्स इज मेजर्स हाउ अ फोर्स चेंजेस द ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस तरह चेंज होता है फोर्स के जरिए, ये हमें बताता है कौन, इम्पल्स। व्हाई हैज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव्ड ऑन अर्थ। अब ये कहते हैं कि ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जमीन पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है ना, तो उस वक्त तक करता ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो ये जमीन पे हम देखते हैं जब किसी बॉल को थ्रो करवाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है वो करता ही रहेगा। तो वो रुकता क्यों है जमीन पे, क्यों, क्या वजह है वो अर्थ पे लॉ उसका वैलिड नहीं हो रहा। क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती रहती, वो रुक जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस हैज नॉट बीन डायरेक्टली प्रूव्ड ऑन अर्थ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस which constantly affect the motion of objects। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रही होती हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को, इसलिए न्यूटन का जो लॉ है वो यहाँ वैलिड नहीं रहता अर्थ पे।
व्हेन सीटिंग इन अ कार which suddenly accelerate from rest, you are pushed back into the seat. Why? कह रहा है एक कार के अंदर आप बैठे हुए हो जो कि सडनली एक्सेलरेट करती है, तो आप पीछे की तरफ क्यों जाते हो? This is due to inertia, which I explained in Newton's first law of motion. Inertia is a tendency of an object to resist their state of motion. देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट की चेंज को ना रेजिस्ट करती है। मतलब अगर आप रेस्ट पे हो तो आप चाहते हैं कि हम रेस्ट पे रहें, स्टेट चेंज ना हो, तो मोशन में हो तो मोशन में रहें। अब जब आप गाड़ी में बैठे हैं, रेस्ट पे गाड़ी है, अगर वो सडनली एक्सेलरेट करेगी ना, तो आपकी वो स्टेट चेंज करने की कोशिश, जब आप स्टेट चेंज को रेजिस्ट करते हैं ना, तो फिर इसकी वजह से हमें झटका लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहें, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है गाड़ी का वो हमें फॉरवर्ड मूव करवाता है, तो इसलिए हमें बैकवर्ड मूव करना पड़ता है ताकि हम अपनी स्टेट को चेंज ना होने दें। लेकिन वो फोर्स चूंकि अगर ज़्यादा होगी हमारे इनर्शिया से, हमारी जो मैस है उससे ज़्यादा अगर वो फोर्स होगी, तो जाहिर बात है वो हमें फिर आगे मूव करवा लेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स पढ़ते हैं हम F इज इक्वल टू m में, ये नेट फोर्स है। क्यों? In Newton's second law of motion, the force is called net force because it is a total force acting on the object. Net force होती है किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है ना, उन सब का सम करें, जो टोटल फोर्स है वो नेट फोर्स होती है। Considering the all individual forces acting on it, this force is the sum of all these forces. It is the overall force that cause the object to accelerate. So F is equal to m में जो है यहाँ पे नेट फोर्स है, क्योंकि ये टोटल फोर्स है ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट कर रही होती है, तो उसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाउ यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? आप ये बात कैसे शो कराएंगे कि रोलिंग में फ्रिक्शन कम होती है स्लाइड में? आप खुद भी सोचे ना, अगर आपके पास एक टायर हो, अगर आप उसको यूं रोल करके लाए ना, रोलिंग में ना उसका थोड़ा कॉन्टेक्ट एरिया जमीन से लगेगा, ठीक है ना, जमीन से उसका थोड़ा कॉन्टेक्ट एरिया होगा तो उसको कम फ्रिक्शन होगी, और जब घसीटेंगे तो उसको लिटाएंगे टायर को, तो सादा एरिया टच होगा जमीन को, ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी। Rolling friction is less than sliding friction because in rolling only a small area of contact touches the surface at a time. Reduce the resistance, इससे resistance कम हो जाती है। In contrast, sliding friction involves the direct contact between two surfaces, creating more resistance due to greater surface interaction. उसमें interaction ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि rolling में friction कम है। Define terminal velocity of an object. Next question है, terminal velocity किसी object की क्या होती है? Terminal velocity is a constant velocity achieved by an object when upward air resistance balance the downward force of gravity. जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में जो उसकी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे पैराट्रूपर की वेलोसिटी होती है, छाता बरदार, तो ये एग्जांपल है उसकी, मोशन ऑफ पैराट्रूपर। Astronauts walking in a space want to return to the spaceship by firing a hand rocket. In what direction does he fire the rocket? एक खलाबाज है, एस्ट्रोनट्स है, वो स्पेस में वॉक कर रहा है और वो अपनी रिटर्न होना चाहता है स्पेसशिप के अंदर बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट। एक हैंड रॉकेट फायर करके वो अपने स्पेसशिप में वापस आए, वो किस डायरेक्शन में फायर करे? The astronaut fired the hand rocket in opposite to the spaceship. This expels the gases in one direction by Newton's third law of motion. Equal and opposite reaction pushes the astronaut back towards the spaceship. तो उसको जो हैंड रॉकेट जो उसे फायर करना है ना, उसको ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पेसशिप, अगर स्पेसशिप फॉरवर्ड जा रही है तो उसको फिर वो हैंड रॉकेट जो है वो बैक साइड पे रिवर्स डायरेक्शन में फायर करना चाहिए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो उसको गैस को एक्सपेल करेगा उस रॉकेट की जिस डायरेक्शन में होगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ऑपोजिट रिएक्शन होगा और वो एस्ट्रोनॉट जो है वो वापस उसी स्पेसशिप में वापस आ जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नहीं लिखे हुए
वो डायग्रामेटिक हैं या बड़ी स्टेटमेंट वाले हैं, उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पेपर में यही आएंगे, जो यहाँ नहीं लिखेगा वो पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं ज़रूर वीडियो उनकी बनाऊंगा अलग से। तो पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेटेबल एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट बेल्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हवा से भरे हुए कुछ बैग्स जो है ना वो बड़ी गाड़ियों में लटकाए जाते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पे, हिफाजती सामान के तौर पे। वो कैसे हमें मतलब इंजरी से बचाते हैं। देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी या डेल पी ओवर टी। हमने यहाँ पढ़ा है कि अगर टाइम बढ़ जाएगा ना तो फोर्स कम लगती है, मतलब चोट कम लगती है। ये जो इन्फ्लेट टेबल एयर बैग्स होते हैं ना, ये टाइम ऑफ क्लूजन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब देर से क्लूजन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एयर बैग्स इन कार reduce the chances of injury because they increase the time taken by a human inside the car to change its momentum। तो मोमेंटम में चेंज आने में ना ये टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। दिस विल डिक्रीजेस द फोर्स एंड चांसेस ऑफ इंजरी विल आल्सो बी रिड्यूस। ठीक है ना। अब इसी एग्जांपल आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चीज छत से फेंकें और वो नीचे सीमेंट वाले फर्श पे गिरेगी, उसको ज्यादा चोट लगेगी। या अगर वही रेत का, अगर हमारे पास एक ढीला हो वहां पड़ा, रेत पे गिराए तब चोट लगेगी। तो जाहिर बात है आप कहेंगे फर्श पे ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेत है ना वो इन्फ्लेटेबल एयर बैग्स की तरह है, क्योंकि जब भी कोई चीज आप फेंकोगे तो जब रेत पे वो चीज गिरेगी ना तो रेत की वजह से टाइम ऑफ क्लूजन जो है ना उस चीज का अर्थ के साथ वो देर से होगा, टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है ना। वो जाहिर बात है पहले रेत खिलरेगी, जब वो चीज उसके अंदर गिरेगी फिर जाके उसका क्लूजन जमीन पे होगा, टाइम ऑफ क्लूजन बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाती है, मतलब चोट कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट हाई, फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल, ही ड्रॉज हैंड बैकवर्ड, वाई। कहते हैं कि ना जब एक फील्डर कैच होने लगता है तो हैंड पीछे की तरफ करता है, क्यों ऐसा। उसकी वजह वही है कि जाकर चोट कम लगेगी। जब वो हैंड पीछे करता है ना तो टाइम ऑफ क्लूजन जो है वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़े तो फोर्स कम हो जाती है, चोट कम लगती है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, व्हेन द फील्डर will draw his hand back, the chance of injury will reduce। क्यों reduce हो जाएगा chance of injury? Because time taken by the ball to change its momentum will increase, which will decrease the force and chance of injury also। ठीक है। Also, drawing his hand back, the time of absorbing the kinetic energy of the ball will increase and will decreases the chances of injury। इस तरह करके आप इसका आंसर लिख देंगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ लेके प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं तो आपको जस्ट 100 रुपीज़ में फुल बुक पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपने करना यह है कि इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी। इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट है, इसमें आपने 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं तो आपको फुल बुक पीडीएफ, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एमसीक्यूज आंसर की और न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, when someone jumps from a small boat onto the river bank, जब कोई छोटी कश्ती से दरिया के किनारे छलांग लगाता है, why does the jumper often fall into the water, तो अक्सर वो पानी में क्यों गिर जाता है, why, एक्सप्लेन करें। when someone jumps from a small boat onto the river bank, he applies action by Newton, action by and by according to Newton third law of motion, an equal and opposite reaction on him may cause him to fall into the water। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन के मुताबिक जो है वो उसको वहां पे फॉल होना पड़ जाता है पानी में। छठा सवाल है, इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज। अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो फिर डेली लाइफ एक्टिविटीज जो हम काम वगैरह कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। इफ फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली देन वी डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे,
हम ना लिख सकेंगे, ना ज़मीन पे चल सकेंगे। वी कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकेंगे। डेली लाइफ विल कोलैप्स, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की तबाह हो जाएगी। तो ये थे यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।